हे दोस्तों, आज जो हम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है शूशैंक रिडेम्पशन। हॉलीवुड की नंबर 1 मूवी है और इसका IMDb पर रेटिंग है 9.3। अब तक की सबसे अच्छी मूवी है हॉलीवुड की। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इंस्पायरिंग, ऑस्कार विनिंग और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर रिलेटेड मूवी रिव्यू और केस स्टडी आती रहती है, इसलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होती है एक अदालत से, जिसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है मूवी का जिसका नाम है एडी। उस पर इल्जाम होता है कि उसने अपनी वाइफ का और उसके लवर का खून किया है गोली मारकर। एडी ये बात से इनकार करता है कि उसने खून नहीं किया, उसे पता भी नहीं है कि किसने खून किया। एडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते, इसलिए उसे जज सजा सुनाते हैं 40 साल की। मूवी का टर्न यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह मूवी आगे बढ़ती है। एडी को एक जेल के अंदर लाया जाता है, जिस जेल का एटमॉस्फियर बाकी जेलों से सबसे अलग था। इस जेल के अंदर जो भी कैदी आता है वो लंबी उम्र के लिए आता है, कई सालों इसमें स्पेंड करता है। जेल के अंदर जो कैदी है वो लोग कई सालों से है, उसको पता भी नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। एडी को जब जेल के अंदर लाया जाता है तब वाइट मिनी बस का यूज़ किया जाता है और सभी कैदी देखने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं कि आज एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हमारी जेल में आएगा। एडी जो है वो पैसे से बैंक का वाइस प्रेसिडेंट रहता है और बहुत ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी रहता है। उसकी खास बात यह है कि वो अपने इमोशन और एक्सप्रेशन बाहर आने नहीं देता। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है आगे के लिए। चारों ओर सभी कैदी की भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको देखने के लिए। जेल का प्रशासन धीरे धीरे उसको सेल के अंदर डाल देता है प्रोसेस कर कर। ये मूवी अराउंड है टोटल 3 कैरेक्टर। एडी जो बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था और इसके अलावा 2 और मेन कैरेक्टर जो जेल के अंदर रहते हैं। एक रहता है जेल का कैदी जिसका नाम है एलिस, और जो दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है नॉर्डन। नॉर्डन जो है वो जेल का वार्डन रहता है और वही सब सिक्योरिटी और तामझाम देखता है। नॉर्डन को अनुशासन सबसे अच्छा लगता है, इसलिए हर बार वो अनुशासन में ही रहना प्रिपेयर करता है और सभी से यही एक्सपेक्ट करता है। जेल के अंदर एडी को पता चलता है कि यहाँ पर एक बंदा है एलिस कर, उसे जो भी आप ऑर्डर करो बाहर से वो आपको किसी भी तरह से जेल के अंदर प्रोवाइड कर देता है। तब एंडी एलिस का कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम कुछ भी अंदर ला सकते हो। तब एलिस बताता है हाँ, तुम्हें क्या चाहिए। एडी उसे पूछता है कि क्या तुम छोटी सी हथौड़ी मेरे लिए ला सकते हो। तब एलिस कहता है कि अगर तुम इस जेल से बाहर भाग जाना चाहते हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। एडी उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरह दोनों बात कर कर अपने अपने सेल में चले जाते हैं। एलिस किसी भी तरह से वो छोटी सी हथौड़ी को जेल के अंदर ला देता है और वो देखता है कि क्या इसे जेल के बाहर जा सकता है। तब वो सोचता है कि इसमें तो करीबन 60 साल लग जाएंगे, क्योंकि इसकी साइज ही इतनी छोटी थी। लाइब्रेरियन एक बूढ़े अंकल रहते हैं, वो कुछ सिगरेट के बहाने वो थोड़ी को ले लेते हैं और एडी को दे देते हैं अपना पार्सल बताकर। और इस तरह से एडी अपने सेल के अंदर ले लेता है और देखता है कि जो उसने ऑर्डर किया था उसके मुताबिक ही है। कुछ ही दिनों के अंदर जेल के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि कुछ बिल्डिंग की टेरेस पर काम है, जो कोई भी इसे करना चाहता है वो प्लीज़ अपना नाम नॉमिनेट करा दे। कुछ लोगों को ही हम उसमें सिलेक्ट करेंगे और ले जाएंगे छत के ऊपर काम करने के लिए। तब एलिस और उसका ग्रुप बहुत ही खुश हो जाता है कि खुले आसमान में काम करने को मिलेगा। इस तरह से ये लोग जल्दी से चिट्ठी में नाम लगकर सबमिट कर देते हैं और एलिस अपने पुराने कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए वो अपने ग्रुप को ही सिलेक्ट करवा देता है काम करने के लिए, जिसके अंदर एडी भी होता है। जब टेरेस पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं तभी पुलिसमैन पीछे की ओर कुछ बात कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल। एडी का ध्यान उस पर पड़ता है और एडी उन लोगों को गौर से देखता है कि उसको अपने भाई से $35,000 मिले हैं, लेकिन वो उसे अपने पास नहीं रख सकता और गुस्से में बहुत होता है। तब एडी का उस पर ध्यान पड़ता है
और एडी उसके पास चला जाता है। सभी लोग पूछते हैं कि क्यों तुम अपने पास नहीं रख सकते। तब वो बताता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसके ऊपर, और टैक्स में कोई गलती हुई तो फिर से पेनल्टी लेगी। इस तरह से गवर्नमेंट इससे भी ज्यादा पैसे उससे ले लेगी। तब एडी सारी बातें सुनकर उस तरफ चलने लगता है। सभी लोग उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एडी किसी की बात नहीं सुनता और वो पुलिसमैन के पीछे चला जाता है। तब आसपास के पुलिस वाले गन तांग देते हैं उस पर और एडी को पकड़ लेते हैं। एडी पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ पर भरोसा है। वो पुलिस वाला बहुत ही गुस्से से भर जाता है, लेकिन फिर भी एडी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर भरोसा है, वो तुम्हें दगा दे सकती है पीछे से। तब वो पुलिस वाला गुस्से से बौखला जाता है और उसे नीचे गिराने लगता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या मतलब है। तब एडी बताता है कि मैं बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था और मुझे पता है कि गवर्नमेंट 60,000 तक का गिफ्ट अलाउ करती है अपने वाइफ को देने के लिए। तब वो पुलिस वाला पूछता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूं। तब एडी कहता है कि तुम अगर बाहर ये काम करवाने चाहोगे तब तुम्हें इसके भी पैसे लगेगी, लेकिन मैं तुम्हारा काम ये फ्री में कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक फॉर्म चाहिए। तब वो पुलिस वाला इम्प्रेस हो जाता है एडी से और उसे गुस्से से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो इसके बदले। तब एडी कहता है कि मेरे सारे दोस्तों को 3-3 बियर दे देना, इसी जगह खुले आसमान के नीचे। इस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि सभी लोग कितने खुश होते हैं बियर पीते टाइम, और एडी अकेला ही कोने में बैठकर वो टाइम को एंजॉय कर रहा होता है। इस तरह से एडी की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एलिस के ग्रुप तक सीमित नहीं रहती, पुलिस वालों के साथ भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है कि उसमें माहिर है एडी। जेल के अंदर सभी कैदी को एक मूवी दिखाई जाती है। तब एलिस का पूरा ग्रुप उस मूवी को एंजॉय करता है। वहां पर एडी आता है, एलिस को कहता है कि मुझे यही हीरोइन का पोस्टर चाहिए, बड़ा सा। एलिस हंसता हुआ पूछता है कि तुम्हें क्या ऐसी जरूरत पड़ी। एडी कहता है कि मुझे बस चाहिए, क्या तुम ला सकते हो। एलिस कहता है कि मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एलिस किसी तरह से वो बड़ा सा पोस्टर एडी के सेल तक पहुंचा देता है और उस पोस्टर को एडी अपने सेल के अंदर लगा देता है। एडी बहुत अच्छा था इनकम टैक्स के मामले में। ये बात जेल के अंदर फैल जाती है और जेल का वार्डन चेकिंग के बहाने एडी से मिलता है। और उसके सेल की चेकिंग तो एक बहाना था, उसे तो सिर्फ एडी को मिलना था और जानना था कि एडी कितना माहिर है ये सब कामों में। चेकिंग के बाद एडी को अपने ऑफिस में बुलाता है नॉर्डन और उसे कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें लाइब्रेरियन का काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। एडी कहता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये काम कर लूंगा। नॉर्डन एडी को लाइब्रेरियन का काम दे देता है और एडी जब लाइब्रेरी में जाता है तब वो बूढ़े अंकल से मिलता है। अंकल लाइब्रेरी पूरी दिखाते हैं और एडी कहता है बस और बुक्स नहीं है हमारे पास, इतनी ही बुक्स है। एडी सोचने लगता है कि क्या करे कि यहाँ पर और बुक्स आए और लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी बने। नॉर्डन को भी कहता है कि कुछ डॉलर चाहिए लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए, लेकिन नॉर्डन मना कर देता है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती लाइब्रेरी पर खर्चा करना। एडी हर हफ्ते एक लेटर लिखता है गवर्नमेंट को और उसे कहता है कि उसे कुछ डॉलर चाहिए बुक्स के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए। एडी जब लाइब्रेरी में होता है तब उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं और उसमें से एक एडी को पूछता है कि मैं मेरे बेटे की स्कूल की फीस किस तरह से पे करूं, वो जब बड़ा हो जाए तब। एक्चुअली वो जो पुलिस वाला होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने के लिए आता है एडी से। तब एडी आराम से बैठकर उसके साथ कुछ डिस्कशन करता है कि उसकी अर्निंग कितनी है और उसके बेस पर की डिस्कशन होती है। धीरे धीरे एडी बहुत ही फेमस हो जाता है और जेल के अंदर सभी लोग एडी के पास ही आते हैं उसका काम करवाने के लिए। करीबन 90% लोग एडी से ही अपना टैक्स रिटर्न करवाते हैं। देखते ही देखते गवर्नमेंट एडी के सामने झुक जाती है और एडी को हर महीने $200 पे करने का वादा करती है और कुछ बुक्स भी देती है जेल के लिए। एडी बहुत खुश हो जाता है और वो बताता है कि अब ये लाइब्रेरी को मैं बड़ा बनाऊंगा, मैं अब एक की जगह 2 लेटर लिखूंगा हर हफ्ते। और एडी स्टार्ट भी कर देता है लेटर लिखना। दूसरी तरफ एडी इतना फेमस हो चुका होता है कि चैंपियन की पूरी टीम एडी से मिलती है और अपना टैक्स रिटर्न करवाती है। एडी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था तो इसे सब रूल्स और रेगुलेशन मालूम थी कि किस तरह से टैक्स बचाया जा सके
और कम से कम पैसे गवर्नमेंट को दिए जा सके। एडी को ज़रूरत थी और एक इंसान की, इसलिए वो अपने असिस्टेंट में एलिस को रख लेता है। इस तरह से सेल के बाहर एलिस भी आ जाता है और एडी के साथ काम करने लगता है। सभी को एक चांस मिलता है 10 सालों के बाद कि अपने आप को वो प्रेजेंट करे पैनल के सामने, और पैनल चेक करती है कि इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है बाहर की दुनिया में रहने के लिए या फिर नहीं हुआ है। तब जो लाइब्रेरी के बूढ़े अंकल थे उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है और उसे अप्रूवल मिल जाता है रिहाई के लिए। तब वो बहुत गुस्से में होते हैं और चाकू लेकर एक बंदे के गले पर रख देते हैं मारने के लिए। सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटी थी। अब वो बाहर जाकर करे तो क्या करे, लेकिन समझाने के बाद वो चाकू हटा देते हैं गले से और किसी भी तरह से मान जाते हैं बाहर जाने के लिए। जब वो बाहर जाते हैं तब एक सुपर स्टोर में काम करते हैं और पंछी को खाना खिलाते हैं फ्री टाइम में। डिप्रेशन के अंदर आकर वो सुसाइड कर लेते हैं और एक लेटर छोड़ते हैं उसके दोस्तों के लिए, जिसमें लिखा होता है कि दुनिया बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही है। जब मैं छोटा था तब मैंने एक कार मुश्किल से देखी थी, अब तो सभी जगह कार ही दिखती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से अलग है हमारी सोच से। ये लेटर पढ़कर सभी लोग मायूस हो जाते हैं। एडी जो भी 2 लेटर पोस्ट कर रहा था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट फिर से एक बार एडी की बात मान लेती है और हर महीने 200 की जगह $500 देने का तय करती है और एडी को कुछ बॉक्सेस पार्सल करती है, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर ग्रामोफोन रहता है जिससे एडी कुछ इटालियन म्यूजिक बजाता है। एडी उस म्यूजिक को सुनता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एडी उसको माइक के साथ लिंक कर कर पूरी जेल को सुनाता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। सब काम छोड़कर सभी लोग वो म्यूज़िक सुनने में ही लग जाते हैं क्योंकि पहली बार जेल के अंदर किसी ने म्यूज़िक बजाया था। एडी को इसके लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ये रूल्स के अगेंस्ट था इसलिए एडी को, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। एलिस को एक बार फिर से चांस मिलता है कि वो पूरी पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करे कि उसमें चेंज आ चुका होता है, लेकिन पैनल उसको फिर से रिजेक्ट करती है और जेल के अंदर ही रहने देती है। तब नर्वस होकर वो एडी से मिलता है और एडी बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो पूरा काम नॉर्डन का संभालने लगा है। एलिस और एडी के बीच में कुछ डिस्कशन होती है जिसके अंदर एलिस पूछता है कि तुम जो भी कुछ काम कर रहे हो नॉर्डन के लिए, वो करप्ट ऑफिसर है, वो एक बार पकड़ा जाएगा तो तुम भी जेल के अंदर ही पूरी जिंदगी काटोगे। इससे अच्छा है कि ऐसा काम मत करो। तब एंडी कहता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो सबके समझ के बाहर है। तब एलिस पूछता है कि ऐसा तो क्या तुम कर रहे हो। तब एडी कहता है कि हमने एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई है कि उसका वजूद ही नहीं है, लेकिन उसके लाइसेंस, आईडी, पासपोर्ट सब ओरिजिनल बनाए हैं। अगर गवर्नमेंट पता भी कर लेगी कि कोई करप्शन कर रहा है तो उसको भी पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ ये बंदा कागजों पर ही है। रियलिटी में ऐसा कोई है ही नहीं इंसान। मैं जिसके नाम पर काम कर रहा हूँ उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो हवा में है, यानी कि है ही नहीं असलियत में, सिर्फ कागजों पे ही है। ये सब सुनकर एलिस भी हंसने लगता है कि क्या दिमाग लगाया है तुमने। जेल के अंदर एक नया कैदी आता है जो बचपन से ही चोरी चकारी करता आया होता है। इसके लिए ऐसी कोई भी जेल नहीं है जिसके अंदर ये रहा ना हो। ये सभी जेलों में जा चुका होता है, कुछ में थोड़े टाइम तो कुछ में कुछ ज़्यादा टाइम के लिए। उसे जब पता चलता है कि एडी यहाँ पर अपनी वाइफ के कत्ल के लिए है और उसने वो खून किया ही नहीं है, तब वो कहता है कि मैं जब एक जेल के अंदर था तब वहाँ पर उसका दोस्त उसके हस्बैंड के ऊपर आ गया था जो बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। ये पूरी कहानी जो नया बंदा होता है वो एडी को और एलिस को बताता है। एडी ये बात सुनकर ही जल्दी से जेल के वार्डन के पास जाता है और उसे बताता है, लेकिन वार्डन सपोर्ट करने की जगह उसे काल कोठरी में डाल देता है 1 महीने के लिए, क्योंकि वो समझता है कि एडी अगर बाहर चला गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे इसलिए। और वो नए बंदे को भी बाहर बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम बयान देने के लिए तैयार हो अदालत के अंदर। तब वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तब उसे भी मार दिया जाता है
बताया ये कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसे मार दिया गया। वार्डन नहीं चाहता था कि एडी जेल के बाहर जाए। 1 महीने बाद एडी काम करने के लिए रेडी नहीं होता, तो फिर से उसे और 1 महीने के लिए काल कोठरी में ही डाल दिया जाता है। इसके बाद में एडी जब एलिस से मिलता है तब एंडी कहता है कि एलिस, तुम जब जेल के बाहर आओ तब मेक्सिको के पास एक बहुत ही फेमस बीच है, वहां पर आना। मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बिताना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर तंग करने के लिए कोई नहीं होता। इस तरह से ये दोनों अपने अपने सेल में चले जाते हैं और एलिस बहुत ही नर्वस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। डिनर के टाइम जब सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं तब एक उसका फ्रेंड कहता है कि एडी मेरे पास आया था, उसने 6 फुट रस्सी मुझसे मांगी थी और मैंने दी थी। सब लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एडी भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा जेल से, क्योंकि हर कोई को मार दिया जाता है जो भागने की कोशिश करता है जेल से। उस रात एडी नॉर्डन का सारा काम कर कर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी नॉर्डन उसे कहता है कि मेरे जूते पॉलिश कर देना और सूट को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज देना। एडी अपने सेल में जाते ही भाग जाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जो उसने बड़ा सा पोस्टर लगाया था उसके पीछे छोटी सी सुरंग बनाई थी आने के लिए, उसके अंदर एडी जाकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और एडी ग्राउंड फ्लोर आते ही वेट करता है कि कब बिजली कड़के। जब बिजली कड़कती है तब उसके आवाज के पीछे एडी बड़ा सा पत्थर लेकर गटर की नाली के ऊपर मारता है और तोड़ने की कोशिश करता है। एडी हर बार वेट करता है कि कब बिजली कड़के। इस तरह से धीरे धीरे वो इतनी जगह बना लेता है कि इजीली गटर की नाली के अंदर आ सके। वो रेंगता हुआ 500 फुट दूर नाले में जा गिरता है और इस तरह से एडी भाग चुका होता है। दूसरे दिन सुबह जब मॉर्निंग में सिक्योरिटी चेक करने आती है तब उसे पता चलता है कि एडी यहाँ पर नहीं है। नॉर्डन और वहाँ की पुलिस बौखला जाती है और जल्दी से एडी के सेल के ओर चले आते हैं। तब एलिस को भी पकड़ लिया जाता है और पूछताछ उनसे ही स्टार्ट होती है। एलिस कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नाइट तक तो एडी यहाँ पर ही था, तो मॉर्निंग में क्यों नहीं है, किस तरह भागा जेल से। फिर सेल के चेकिंग के बाद उसे पता चलता है कि पोस्टर के पीछे बड़ा सा हॉल था बाहर जाने के लिए और इस तरह से एडी वहां से भागा था। इसके साथ ही उसी दिन एडी मॉर्निंग में बैंक में जाता है और सारे पैसे कैश करवा लेता है। करीबन 3.5 लाख रुपए लेकर चला जाता है बैंक से। जाने से पहले एक पार्सल बैंक को देता है कि इसे पोस्ट कर देना और उसका एड्रेस था प्रेस का। पार्सल जो था उसके अंदर सारा नॉर्डन का लेखा जोखा था कि किस किस से उसने पैसे लिए हैं कुछ काम करवाने के लिए और कितनी जगह पर करप्शन किया है। इस तरह ये न्यूज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश होते ही भड़कम मच जाता है और सारी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सबसे पहले पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसने भी करप्शन किया होता है और नॉर्डन की ओर जब पुलिस बढ़ रही होती है तभी नॉर्डन अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। सभी लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। इतने ही टाइम के अंदर जब फिर से तीसरा चांस एलिस को मिलता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे और जेल से बाहर जाए, इस बार पैनल इसको अप्रूव कर देती है बाहर जाने के लिए। एलिस को एक जॉब दी जाती है और एक कमरा दिया जाता है, लेकिन एलिस इससे खुश नहीं होता और वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं थी। फिर उसे याद आता है कि एडी को जेल से चले जाने के बाद उसे एक लेटर मिला था, उसके अंदर एक जगह का जिक्र था और वहां पर जाकर उसे कुछ ढूंढना था। तब एलिस लास्ट अपनी कोशिश करता है और वो लेटर के अनुसार उस जगह पर चला जाता है और वहां पर काले पत्थर के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। तब उसे एक बक्सा मिलता है, उसके अंदर कुछ पैसे रहते हैं और एक लेटर रहता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैक्सिको के फेमस बीच के पास। तब एलिस बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से एक टिकट लेता है वहां पर पहुंचने के लिए। इस तरह से एलिस और एडी फिर से एक बार जेल के बाहर मिल जाते हैं और ये मूवी का दी एंड होता है। और हाँ, अगर आप बिजनेस मूवी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट मूवी आने वाली है फाउंडर, कि किस तरह से मैकडोनल्ड छोटी सी रेस्टोरेंट से लेकर बड़ी सी एक चेन बना। और दोस्तों, अभी तक आपने स्टीव जॉब्स और मार्क ज़ुकरबर्ग के पर मूवी नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना, इसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। फेसबुक किस तरह से मार्क ज़ुकरबर्ग ने डेवलप की और स्टीव जॉब्स ने एप्पल को गैरेज से लेकर किस तरह से बड़ी कंपनी बना दिया।